हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़ टू नो पर। हमने पिछली क्लास में क्यूमर्स के बारे में जाना था, जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था और जिसकी हत्या कर जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत की कमान संभालता है और एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना करता है। आज की क्लास में हम खिलजी वंश और उसके संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। खिलजी वंश। सबसे पहले ये जानते हैं कि खिलजी कौन थे। खिलजियों के बारे में इतिहासकारों का अपना अपना मत है। इतिहासकार बर्नी, जो कि दिल्ली सल्तनत का इतिहास बर्नी ने लिखा है। इतिहासकार बर्नी के अनुसार खिलजी लोग तुर्क जाति से भिन्न थे। एक और इतिहासकार हैं निजामुद्दीन अहमद। उनके अनुसार खिलजी जो थे चंगेज खां के दामाद कुलीज खां के वंशज थे। बदायूनी भी खिलजी वंश की कटु आलोचना करते हैं। खिलजियों के बारे में डॉक्टर किशोरी लाल का मत सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। उनके अनुसार अफ़गानिस्तान में हेलमंड नदी के दोनों ओर स्थित भूमि, जो कि खल्ज प्रदेश के नाम से जानी जाती थी, उसी खल्ज प्रदेश के निवासियों को खिलजी कहा जाता था। खिलजी मूलतः तुर्क ही थे, परंतु अफ़गान क्षेत्र में ज़्यादा समय तक निवास करने के कारण उन्होंने वहाँ के रीति रिवाजों, आदतों आदि को अपना लिया था। अतः खिलजियों के बारे में कहा जा सकता है कि वे तुर्क अफ़गान मिश्रित मूल के थे। खिलजी जो थे गौरी के आक्रमण के समय भारत में आ चुके थे और उन्हें दिल्ली में कभी पर्याप्त मान्यता नहीं मिली और आगे बढ़ने का अवसर भी नहीं मिला। इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने के लिए बंगाल और बिहार में जाना पड़ा। उन्हें सैनिकों के रूप में रोजगार मिला और उनमें से बहुतों को मंगोल चुनौती का सामना करने के लिए उत्तर पश्चिम में नियुक्त किया गया था। उन्हें ऊंचे पदों से वंचित रखा गया था। इससे खिलजी असंतुष्ट थे। बाद के समय में इनकी राजनीतिक स्थिति सुधरी और कहीं बाद में कालांतर में फ़िरोज़ खिलजी नामक सेनापति ने सल्तनत में खिलजी वंश की नींव डाली। अब हम उस पॉइंट को देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, इस नोट से बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, आप विश्वास कीजिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और यदि आपको लगे कि हमारा कहना सही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए अब उस पॉइंट को देखते हैं जो खिलजी वंश से इम्पोर्टेंट है। खिलजी वंश 1290 से 1320। खिलजी वंश का काल 1290 से 1320 तक रहा। खिलजी तुर्क अफ़गान मिश्रित मूल के थे, जो सैनिकों और शरणार्थी के रूप में भारत आए थे। ये मैं आपको बता चुका हूँ। खिलजी वंश की स्थापना मलिक फ़िरोज़ ने की थी और सुल्तान बनने के पश्चात जलालुद्दीन की उपाधि ग्रहण की। खिलजी वंश में कुल 4 शासक हुए। पहला जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, जो कि संस्थापक था। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों था। तीसरा शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, जो मात्र 65 दिन तक ही शासन कर पाया। और चौथा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था। देखिए, ये मैंने लिखा है कि खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम आरपी त्रिपाठी ने खिलजी क्रांति की संज्ञा दी है। अब जानते हैं कि खिलजी क्रांति जो है, इसको खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि खिलजी, जब गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है, तो ये खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध होता है क्योंकि इसके द्वारा जो तुर्की अमीर वर्ग थे, उनका पहले सत्ता पर एकाधिकार था और खिलजी वंश के आते ही
उनके सत्ता पर एकाधिकार ख़त्म हो गया और तुर्की लोगों की जो जातीय तानाशाही थी वो भी समाप्त हो गई। इसीलिए खिलजी वंश की स्थापना को हम खिलजी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। सर्वप्रथम खिलजी ही देश के सुदूरतम कोनों में मुस्लिम सेनाएं ले गए। एक स्टार पॉइंट लगाया गया है, इसको ध्यान में दीजिएगा कि सर्वप्रथम खिलजी ही देश के सुदूरतम कोनों में मुस्लिम सेनाएं ले गए। ये खिलजी वंश के बारे में परिचय था। अब हम आगे पढ़ते हैं खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, जिसका नाम मलिक फ़िरोज़ था और गद्दी पर बैठते ही उसने उपाधि जलालुद्दीन की ग्रहण की और इसीलिए उसको जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खिलजी के नाम से जाना जाता है। आइए जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खिलजी के बारे में पढ़ने से थोड़ा सा उसके परिचय के बारे में जानते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी अस्तित्व में कैसे आया और सुल्तान कैसे बना। गुलाम वंश के शासक कैकूबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को अपना सेनापति नियुक्त किया था। कैकूबाद शासक के रूप में सल्तनत को चलाने में सक्षम साबित नहीं हुआ और उसके बाद कैमूर्स गद्दी पर बैठा और कैमूर्स भी सक्षम नहीं था। तो इसका फ़ायदा उठाकर खिलजियों ने जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में 1290 में बलबन के उत्तराधिकारियों को उखाड़ फेंका और इस तरह से जलालुद्दीन गद्दी पर बैठा। जलालुद्दीन खिलजी ने सिर्फ 6 साल शासन किया और उसने बलबन के कठोर नियम के विपरीत उदार नीति सल्तनत में पेश की। जलालुद्दीन सत्ता पर बैठते ही उच्च पदों पर तुर्कों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चूँकि भारत में बहुत बड़ा बहुमत हिंदुओं का है, इसलिए इस देश का राज्य सच्चे अर्थों में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। इसलिए जलालुद्दीन ने हिंदुओं के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया था। आइए अब ऐसे पॉइंट को देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खलजी या खिलजी वंश की स्थापना की। देखिए जो इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट में, उस लाइन को मैंने डार्क कर दिया है। तो ये पूछ सकता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने कब खिलजी वंश की स्थापना की, तो 1290 में। दूसरा पॉइंट ये है कि डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव जो कि एक इतिहासकार हैं, डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार नीति या उदार निरंकुशवाद की नीति के आदर्श को सामने रखा। उदार निरंकुशवाद की नीति क्या थी, तो लोगों को प्रसन्न करने की नीति ही उदार निरंकुशवाद की नीति जानी जाती थी। जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 70 वर्ष की उम्र में कैकूबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलूगढ़ी के महल में करवाया था। ये किलोखरी का महल कैकूबाद द्वारा बनाया गया था जो कि अपूर्ण था और इसी अपूर्ण किलोखरी के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कराया। उसने बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया, इसलिए कि जब वो गद्दी पर बैठा तो जो अमीर तुर्क थे उनके एकाधिकारों को समाप्त कर दिया था, तो अमीर उससे खफा थे और इस वजह से वह अपना राज्याभिषेक किलोखरी के महल में ही करवाया। जलालुद्दीन ने किलोखरी को ही अपनी राजधानी बनाई। तो जलालुद्दीन की राजधानी कहाँ थी? किलोखरी। जलालुद्दीन के समय में ही इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा 1293 ईस्वी, चंदेरी जो कि मालवा क्षेत्र में पड़ता था तथा देवगिरी जो कि महाराष्ट्र में पड़ता था 1296 पर आक्रमण कर बहुत सारा धन एकत्रित किया। तो इसमें सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा पर आक्रमण किया था, फिर चंदेरी, फिर देवगिरी। ये देवगिरी पर आक्रमण थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा देवगिरी के आक्रमण के बारे में जानते हैं कि आखिर देवगिरी का आक्रमण क्या था, जो कि थोड़ा सा चर्चित है। देवगिरी में यादव वंश का रामचंद्र देव शासन कर रहा था। शुरुआती दौर में अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा पर आक्रमण किया और भिलसा पर प्रारंभिक सफलता से उत्साहित होकर अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण करने और वहां की संपत्ति हथियाने की योजना बनाई। बुंदेलखंड के मार्ग से अलाउद्दीन ने विंध्याचल पर्वतमाला को पार किया
तथा देवगिरी के उत्तरी किनारे स्थित एलिचपुर में आधम का। और अलाउद्दीन ने सर्वथा उपयुक्त क्षण में देवगिरी में प्रवेश किया। अब उपयुक्त क्षण वो ऐसा क्या था कि अलाउद्दीन उपयुक्त क्षण में पहुंचा? तो उस समय रामचंद्र देव के राज्य की जो मुख्य सेना है उसके पुत्र शंकर देव के नेतृत्व में दक्षिण सीमा के अभियान पर थी। और देवगिरी का जो दुर्ग था मध्यकालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली दुर्ग था। इस बात को आप अपने पॉइंट में लिख भी सकते हैं। अगर पूछ देगा कि मध्यकालीन भारत का सर्वशक्तिशाली दुर्ग कौन था, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो देवगिरी का दुर्ग था। तो अलाउद्दीन खिलजी एलिचपुर में आधम का और वहाँ पे बैठ गया। उसकी सेना एलिचपुर में आधम की, और रामचंद्र के पास जो उसकी राज्य की सेना थी और उसके पास थी नहीं। अंततः रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया और रामचंद्र और अलाउद्दीन में संधि हुई। संधि शर्तों के अनुसार रामचंद्र ने एलिचपुर का वार्षिक राजस्व अलाउद्दीन के पास भेजने का वायदा किया तथा अपनी पुत्री झात्यापाली का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया। अलाउद्दीन को अपार धन देवगिरी से प्राप्त हुई और यही धन आगे चलकर अलाउद्दीन को दिल्ली सल्तनत की गद्दी हासिल कराने में काफ़ी मददगार साबित हुई। ये जब हम अलाउद्दीन पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे हुई। तो आइए पॉइंट पे आते हैं। अलाउद्दीन के समय में ही इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा 1293, ये याद रखिएगा, भिलसा पर कब हुआ था? 1293। चंदेरी और देवगिरी पर 1296 में अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था और वहाँ से उसने बहुत सारा धन एकत्रित किया था। देखिए, स्टार पॉइंट को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देवगिरी पर आक्रमण करके विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता अलाउद्दीन खिलजी था। इससे पहले किसी भी शासक ने विंध्याचल पर्वतमाला को पार नहीं किया था। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब भी कोई कुछ चीज़ पहली बार होता है तो खुद में ही बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार किया था। आगे का पॉइंट देखिए। अमीर खुसरो और हसन देहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। चूँकि अमीर खुसरो के बारे में एक डिटेल्ड क्लास मैंने अपने चैनल पे दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। अमीर खुसरो जो थे उन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था, जिसमें जलालुद्दीन एक थे। अमीर खुसरो और हसन देहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। जलालुद्दीन के काल में ही उलूग के नेतृत्व में कुछ मंगोल लखनौती, जो कि बंगाल की सीमा पर पड़ता है, तो उलूग के नेतृत्व में कुछ मंगोल लखनौती बंगाल सीमा पर गंगा के निचले मैदान में बस गए। इन्हें 9 मुसलमान कहा गया और इनके द्वारा बसाई गई बस्ती मुगलपुरा कहलाई। अब इसको जानते हैं कि ये 9 मुसलमान और मुगलपुरा का किस्सा क्या है। चूँकि मंगोल आक्रमण हम बहुत पहले से देख रहे हैं। इल्तुतमिश के काल में पहली बार चंगेज खां सिंधु नदी तक आ चुका था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में प्रवेश नहीं किया था। पहली बार मंगोल का आक्रमण बहराम शाह के काल में हुआ, ये भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन और इसके बाद बलबन के काल में भी बहुत सारे मंगोल आक्रमण हुए, जिसके कारण बलबन ने कोई साम्राज्य विस्तार नहीं किया। उसने अपनी सारी ज़िंदगी मंगोलों से लड़ते हुए बिता दी और इसके बाद मंगोलों का आक्रमण जारी रहा। तो जलालुद्दीन खिलजी के काल में भी मंगोल आक्रमण हुए। 1292 ईस्वी में हलाकू खां के पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में 1.5 लाख मंगोलों ने आक्रमण किया और यह ईरान में स्थापित मंगोल शाखा का अंतिम आक्रमण था। आक्रमणकारियों से सुल्तान का सामना बरराम नामक स्थल पर हुआ। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं कि जो मंगोल का आक्रमण हुआ था हलाकू का के पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में, तो जलालुद्दीन खिलजी और मंगोल का सामना किस जगह पर हुआ था? तो बरराम नामक स्थल पर सुल्तान से सामना हुआ था। मंगोलों की हार हो गई और वो कुछ मंगोल मार दिए गए। फिर मंगोल वापस जाने लगे। तो चूँकि
जलालुद्दीन थोड़ा उदार विचारों वाला इंसान था, तो उसने मंगोलों के साथ दोस्ताना का व्यवहार किया और अब्दुल्ला को पुत्र कहकर भी संबोधित किया। तो हलाकू के एक अन्य पौत्र उलूग खां के नेतृत्व में 4000 मंगोलों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और यही मंगोल नौ मुसलमान कहलाए। आगे देखिए, जलालुद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि रणथंबोर जो था वो बलबन के समय में ही सल्तनत के हाथों से निकल गया था, और चूँकि रणथंबोर जो इलाका था उस पर सल्तनत का कब्ज़ा ज़रूरी था आगे की राज्यों पर कब्ज़ा करने के लिए। तो जलालुद्दीन ने योजना बनाई रणथंबोर पर आक्रमण करने की। जब उसने योजना बनाई तो रणथंबोर का शासक हमीरदेव था। तो रणथंबोर पर आक्रमण करने के फलस्वरूप उसने मंडावर और झाइन पर कब्जा किया, लेकिन रणथंबोर पर विजय नहीं हो पाई। जलालुद्दीन के शासनकाल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए। पहला मलिक छज्जू का विद्रोह, दूसरा ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र, तीसरा सिद्दी मौला का षड्यंत्र। अब थोड़ा सा इस षड्यंत्र के बारे में, विद्रोह के बारे में जानते हैं कि मलिक छज्जू का विद्रोह क्या था। क्योंकि देखिए, मलिक छज्जू जो था वो बलबन का भतीजा था, और जलालुद्दीन के सिंहासन पर बैठने के 3 महीने ही पश्चात ये चूँकि कड़ा का सूबेदार था, इक़्तिदार था, तो इसने 3 महीने पश्चात मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया और सुल्तान मुगीसुद्दीन की पदवी धारण की, मुगीसुद्दीन, और अपने नाम के सिक्के ढलवाए और खुतबा पढ़वाया। उसके विद्रोह करने का कारण कुछ अमीरों और हिंदुओं का साथ मिलना था, लेकिन कुछ समय बाद ही मलिक छज्जू के विद्रोह को दबा दिया गया। दूसरा ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र। जब जलालुद्दीन रणथंबोर विजय के लिए गया था, तब एक अमीर ताजुद्दीन कूची ने शराब के नशे में जलालुद्दीन की हत्या की योजना बनाई, लेकिन तुरंत ही इस योजना का पता जलालुद्दीन को चल गया। लेकिन जलालुद्दीन ने ताजुद्दीन कूची को कोई सज़ा नहीं दी, बल्कि कुछ महीनों के लिए सल्तनत से निर्वासन कर दिया। तीसरा सिद्दी मौला का षड्यंत्र। सिद्दी मौला का षड्यंत्र, यह विद्रोह जो था छज्जू के विद्रोह का खात्मा और रणथंबोर अभियान के मध्य की घटना थी। सिद्दी मौला मूलतः ईरान का निवासी था और बलबन के समय भारत आया था। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार सिद्दी मौला एक संत, जिसको फारसी भाषा में दरवेश बोलेंगे, दरवेश था। इतिहासकार के अनुसार सिद्दी मौला ने सुल्तान की हत्या का साजिश रचा था। अतः सिद्दी मौला की घुटने की नस काटकर उसे लंगड़ा कर दिया गया। तत्पश्चात उसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया। क्योंकि जलालुद्दीन अपने विरोधियों को कोई कड़ी सज़ा नहीं देता था, लेकिन सिद्दी मौला का षड्यंत्र एकमात्र उदाहरण है जिसमें जलालुद्दीन ने कठोर दंड का प्रयोग किया था। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है कि जलालुद्दीन के काल में एकमात्र जलालुद्दीन ने कठोर दंड का प्रयोग किसके लिए किया था? तो सिद्दी मौला के लिए। जलालुद्दीन ने अपने भतीजे अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक का पद दिया था। अब अमीर ए तुजुक क्या होता था, इसके बारे में हम जब प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे कि कौन सा पद किसको दिया गया था और इसका मतलब क्या होता था। तो अभी जानते हैं कि अमीर ए तुजुक का मतलब होता था जो समारोह होते थे, कार्यक्रम होते थे, प्रदर्शन होते थे, उसका जो आधिकारिक मेज़बान होता था उसी को अमीर ए तुजुक कहा जाता था। 20 जुलाई 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हूद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन की हत्या कर दी गई और अलाउद्दीन अगला सुल्तान बना। अब जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे द्वारा कर दी गई। इसकी एक अलग कहानी है कि जब देवगिरी से अपार धन लूटकर अलाउद्दीन कड़ा पहुंचा और
उस समय जलालुद्दीन ग्वालियर में था जब उसे यह सूचना मिली कि अलाउद्दीन को बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा है। तो उसके अमीरों ने सलाह दी कि अलाउद्दीन विद्रोह कर सकता है और वो बहुत धन लेकर आया है। तो जलालुद्दीन अपने कुछ सेना के साथ अलाउद्दीन से मिलने गया, लेकिन इस डर से कि अलाउद्दीन भाग न जाए, उसने कुछ सैनिकों को लेकर ही गंगा पार किया और कड़ा चला गया। और पहले की योजना के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की छलपूर्वक हत्या करवा दी गई। और ये हत्या किसने की? तो इख्तियारुद्दीन हूद द्वारा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पुत्री का नाम मलिका ए जहां था, जिसका निकाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बलबन के शासनकाल में अपनी सेवा प्रारंभ की। देखिए इम्पोर्टेंट है कि पूछ सकता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की थी? तो बलबन के शासनकाल में। और बलबन को अपना सुल्तान मानता था जलालुद्दीन खिलजी। सत्ता हासिल करने के बाद भी जब वह 1 साल बाद बलबन के लाल महल में जाता है तो उसके गद्दी पर नहीं बैठता है और नीचे बैठकर बहुत रोता है और अपने सुल्तान को याद करता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राजनीतिक उत्कर्ष कैकूबाद के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। राजनीतिक उत्कर्ष का मतलब सल्तनत में उसे कुछ अच्छा पद प्राप्त हुआ था, क्योंकि कैकूबाद ने ही उसे अपना सेनापति नियुक्त किया था, इसीलिए ये लिखा गया है। पूछ भी सकता है कि बताइए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को राजनीतिक उत्कर्ष किस शासक के काल में मिला? तो कैकूबाद के। कैकूबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को समाना और बरन का सूबेदार बनाकर और अंत में शाइस्ता खां की उपाधि देकर अपना सेनापति नियुक्त किया था। तो ये पूछ सकता है कि शाइस्ता खां की उपाधि कैकूबाद ने किसे दी थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। देखिए यहाँ पे इसलिए मैंने डार्क किया है, जो डार्क किया है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जलालुद्दीन के बारे में बरनी का कथन है कि एक चींटी को भी नुकसान ना पहुंचाने की नीति में विश्वास रखने वाला शासक था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। शमसुद्दीन क्यूमर्स जब गद्दी पर था तो शमसुद्दीन क्यूमर्स के समय जलालुद्दीन भटिंडा, दीपालपुर और मुल्तान का गवर्नर बना था। कैकूबाद ने जलालुद्दीन को सर ए जानदार यानी राजसी अंगरक्षकों का प्रधान बनाया तथा आरिज मुमाली का पद भी सौंपा। यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि कैकूबाद ने जलालुद्दीन को सर ए जानदार राजसी अंगरक्षकों का प्रधान बनाया तथा आरिज मुमाली का पद सौंपा। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिखा है। ये सारे जो पॉइंट हैं ये इनफ हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, लेकिन मैंने और भी कुछ पॉइंट ऐड किया है ताकि मैं ये सोचता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए अगर जलालुद्दीन खिलजी से आए तो मेरे नोट से बाहर ना जाए। ये देखिए, रणथंभौर अभियान के फलस्वरूप झाइन पर घेरा डालने के क्रम में जलालुद्दीन ने मंदिरों को तोड़ा और ब्रह्मा की 2 विशाल मूर्ति, जो कि दोनों मूर्ति एक मूर्ति 1000 मन की थी, उसके टुकड़े टुकड़े करके राजधानी में जामा मस्जिद के प्रवेश द्वार पर रख दिया ताकि इस्लाम के लोग उसे पैरों से रौंदते रहें। 1292 ईस्वी के अंत में सुल्तान ने मंडोर, जो कि जोधपुर राजस्थान में पड़ता है, मंडोर पर आक्रमण किया तथा मंडोर का किला सामंत सिंह से छीन लिया। मतलब मंडोर जो एक जगह था जोधपुर राजस्थान में, उसमें सामंत सिंह का शासन था, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने 1292 ईस्वी में मंडोर पर आक्रमण करके मंडोर का किला सामंत सिंह से छीन लिया था। प्रोफेसर एस.आर. शर्मा ने जलालुद्दीन को कोमल हृदय वाला सुल्तान और डॉक्टर एस. राय ने कृपालु सुल्तान कहा है। बरनी का ग्रंथ तारीख़े फिरोज शाही जलालुद्दीन के शासनकाल के लिए एकमात्र प्रमाणिक इतिहास है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि जलालुद्दीन खिलजी
इस शासन का एकमात्र प्रमाणिक इतिहास कौन सी पुस्तक है? तो तारीख़ फिरोज शाही, जो कि बर्नी का एक ग्रंथ है। नोट में मैंने 2 पॉइंट लिखा है, शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देवगिरी की लूट के बारे में जब जलालुद्दीन को पता चला तब वह ग्वालियर में था। और दूसरा ये है कि बलबन की मृत्यु के समय जलालुद्दीन समाना का इक़्तिदार था। जलालुद्दीन खिलजी समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। और अगला क्लास हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि खिलजी वंश का दूसरा शासक है। नमस्कार।